Students, welcome to biology. I'm very happy that you all have chosen the great subject biology. Now, we are going to discuss about the first chapter, the very first chapter, the living world. Right. So, before starting the chapter, also given in your chapters in your NCRT, that you must all aware first of all that what is living. You must know some of the definite terms on which you can differentiate the living and non-living things. Right. The earth is a home of innumerable living things. The living organism live in close association with non-living, inanimate objects. Living beings are found in a variety of habitats like mountains, oceans, forests, lakes, deserts, and even hot springs and water springs. The life has seen and felt today can hardly be defined as described. Life appeared on earth millions of years ago. Right. And now still the question is the biology is waiting a pronounced definition of life. Right. So we are going to discuss some of the important terms on which we can distinguish the living things and non-living things. Some of the important characters that we can easily see in living things, but that terms if we go through, then we will find that terminologies are not obligately applicable on the living things. Right. For example, if you are defining a thing, for example, a property A, it is a property. It is an property. मान ले लेट्स अ प्रॉपर्टी, मान लेते A कोई प्रॉपर्टी है. राइट. अब हमारा मोटिव सबसे पहले ये है कि एग्जैक्टली बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते हमको लिविंग चीज़ को एक वेल मैनर्ड तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है. राइट. लेट्स अ प्रॉपर्टी ए, मान लेते एक प्रॉपर्टी ए है और ये आपका लिविंग है एंड दिस इज योर नॉन लिविंग. राइट. अब दिस इज़ द प्रॉपर्टी. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप लिविंग बीइंग के लिए डिफाइन करना चाहते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इफ़ ए इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग और ये इसकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी ए की मदद से ही आप लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर अप्लाई हो. राइट. और नॉन लिविंग पर बिल्कुल ना अप्लाई हो. क्लियर. पहला नियम तो ये होना चाहिए कि दिस प्रॉपर्टी ए विल बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग इफ़ इट इज़ ऑब्लिगेटली compulsorily applied on living things and do not apply on non-living things. Clear. And in each and every cases it must be applied on living things. There must not be any exception. Clear. Then A becomes the defining property of living things. In other words, मैं आपको एक तरीके से भी बता दूँ, प्रॉपर्टी A, ठीक है, लेट्स राइट इज प्रॉपर्टी. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑन विच यू आर गोइंग टू डिफाइन अ लिविंग थिंग. देन प्रॉपर्टी A मस्ट बी अप्लाइड ऑन ऑल द लिविंग थिंग्स. कोई भी ऐसा लिविंग थिंग नहीं होना चाहिए जिस पर अप्लाइड ना हो. राइट. प्रॉपर्टी ए मस्ट बी अप्लीकेबल ऑन ऑल द लिविंग क्रिएचर्स. सारे लिविंग क्रिएचर्स पर अप्लाइड होना चाहिए. एंड इट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. किसी भी नॉन लिविंग थिंग पर ही अप्लाइड नहीं होना चाहिए. क्लियर. तो ऑल लिविंग बींग्स पर अप्लाई होना चाहिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग पर अप्लाइड नहीं होना चाहिए. फाइंड दैट प्रॉपर्टी. ओके. तो कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ को जो NCERT कहती है उसके बेस पर हम लोग जो एक तरह से कह सकते हैं कि जनरली अप टू द क्लास नॉलेज ऑफ योर क्लास 10th, जनरली अगर स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि आप लिविंग थिंग्स में क्या क्या जो है मेजर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स आप क्या क्या आइडेंटिफाई करते हो, तो जनरली वो ऐसे 5 कैरेक्टर्स को चूज़ किया गया जो ये माना जाता है कि दे आर द ऑब्लिगेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स. लेकिन उनमें भी ये चीज़ें हैं कि ये पूरी तरीके से वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आपके एग्जाम्पल में आपके जो बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया है, दैट 5 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, जो मैम ने आपको नोट्स भी दिया था एज इट इज़, मैंने उससे लिख भी लिया है और उस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स. राइट. इन कैरेक्टर्स को आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं. सब में नहीं देखते होंगे, ऐसा भी नहीं कि सब में होता हो. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस. ये ऐसी 5 प्रॉपर्टी जो जनरली जिन लिविंग थिंग्स से आप अवेयर हैं अभी तक के, जो क्लास 10th लेवल पर आप हैं, आपने अपनी आंखों से जितने लिविंग क्रिएचर को मोस्टली देखा होगा, उनमें ये 5 चीज़ें आप जनरली अपनी क्लास 10th की नॉलेज से इन 5 कैरेक्टर्स को जनरली देखते हैं लिविंग थिंग्स में. राइट. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. लेकिन मैं आप आगे चल के हम लोग डिस्कस ये करेंगे इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं विच आर ये कह सकते हैं जो नेसेसरीली सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही अप्लाइड होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स पर अप्लाइड नहीं होती हैं. इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी जो हर एक लिविंग थिंग में होती है लेकिन किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती, वही इनमें से क्या बनेगी आपकी
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो हो गई दैट यूनिक प्रॉपर्टी विच ओनली अप्लाइज ऑन ऑल द लिविंग क्रिएचर्स एंड बट डू नॉट अप्लाइड ऑन दी नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नहीं अप्लाई होती तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर नॉन लिविंग पर अप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो भी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अपना जो मेजर पहला डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ग्रोथ। तो सबसे पहले हम आपको ग्रोथ का डेफिनेशन बता दें। जनरल जो ग्रोथ की डेफिनेशन होती है वो लिविंग थिंग्स में ही मानी गई है। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और द साइज ऑफ सेल्स। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल यू मे से दैट इट्स मास ऑल्सो। ठीक है, जैसे अगर कोई सेल है, ठीक है, ये आपकी कोई सेल है, तो या तो ये डिवाइड करे और एक सादा सेल बनाए, फॉर एग्जांपल 1 से 2 सेल बनाती है, ठीक है, फिर ये 2 से 4 बनाती है। क्लियर, दिस नंबर में चेंजेस, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। और ये नंबर में इंक्रीज कैसे होगा, जनरली आप लोग पता है सेल डिवीजन से, यानी कि सेल डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, दैट इंक्रीज इज ऑल्सो दैट इंक्रीज इज कंसिडर अंडर द ग्रोथ। इस इंक्रीज को ग्रोथ में कंसिडर किया जाएगा, राइट। और इसके साथ ही साथ जो सेल्स हैं अगर ये अपने साइज में इंक्रीज करती हैं, ठीक है, दे गेट द मास, ठीक है, ये जो है मास गेट करती हैं और अपने साइज को इंक्रीज करती हैं। तो इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर बोथ आर कंसीडर्ड अंडर द ग्रोथ। लिविंग थिंग्स के लिए जो ग्रोथ की डेफिनेशन है वो ये है, जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहली बात तो इरिवर्सिबल वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। इरिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों मिलकर वापस ये बना दें, राइट। तो इरिवर्सिबल चेंजेस जरूरी है, ठीक है। इरिवर्सिबल इंक्रीज, वो भी डिक्रीज की बात नहीं हो रही है। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और इन दी साइज और मास ऑफ दी सेल्स, ठीक है। दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर द ग्रोथ। दैट ये ग्रोथ की डेफिनेशन हुई लिविंग थिंग्स में। अब ये देखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या सारे लिविंग थिंग्स पे अप्लाई होती है, और अगर सारे लिविंग थिंग्स पर अप्लाई हो रही है तो हमें ये देखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर अप्लाई हो जा रही है देन दिस विल नॉट बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है कि फंडामेंटल चीज़ों को पढ़िए, बाकी टर्मिनोलॉजीज़ और टर्म्स और आपको हर चीज़ें तो किताबों में मिल जाएंगी। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो सेंस है, यानी कि जो साइंटिफिक सेंस है वो डेवलप होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है हर चीज़ की वो डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद तो बाकी चीज़ें तो फैक्ट्स हैं बायोलॉजी में, वो तो आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको जानना जरूरी होता है कि जो मैकेनिज्म है बायोलॉजी की, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है अब जहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रोथ की बात करें तो जनरली ग्रोथ सारे ऑर्गेनिज्म में देखी गई है, जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब में पाई जाती है। लेकिन अभी चेक करना है कि नॉन लिविंग में भी होती है क्या, नॉन लिविंग में भी कोई ग्रोथ होती है। अब फॉर एग्जांपल एक मान लेते रेत का टीला देखते हैं हम लोग, ये रेत है, ठीक है। डिजर्ट एरियाज़ में आप जाइए तो प्लेट्यूज देखेंगे छोटे छोटे रेत के। अभी छोटा सा टीला बना और समय के साथ क्या होगा, अगर हवाएं चलेंगी, विंड चलेंगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, सैंड इसके ऊपर और डिपॉजिट होगा, तो इसमें इसकी साइज़ में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। आप जानते हैं माउंटेन्स लगातार ग्रोथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एक्सटर्नल डिपोजिशन हुआ करता है। जो सैंड ड्यून्स होते हैं आपके, ये प्लेट्यूज होते हैं सैंड के, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जो हवाएं चलती हैं तो सैंड्स इनके ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा हुआ करते हैं। तो आप इनमें भी इंक्रीज़ देखेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि किसी ने ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि सर वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सैंड प्लेट्यूज, ठीक है, सैंड ड्यून्स, एंड वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व द इंक्रीज इन साइज इन द माउंटेन्स ऑल्सो। Then you cannot you cannot define it, categorize the growth as a property, as a definite property, defining property of the living things, because growth is also observed in non livings. For example जैसे हमने ये देख लिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देखी गई कि ये चीज़ ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होता है 100%, लेकिन ये नॉन लिविंग में भी एक एग्जाम्पल में आ जा रहा है। कहीं ना कहीं नॉन लिविंग में भी हम ये चीज़ देख रहे हैं, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखी गई है, सब में तो नहीं, लेकिन अगर किसी में, मैंने कहा था किसी में भी देखी गई अगर, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर। देन अब यहाँ पे पहली बात तो हम ग्रोथ को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, पहले तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नाउ अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें, थोड़ा सा और डीप में जाएँ, तो ये देख सकते हैं कि इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग थिंग्स यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व इट इज़ फ्रॉम इंटरनल। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि 1 से 4 सेल बन रही हैं, तो ये 4 सेल बाहर से थोड़े आ रही हैं, ये उस सेल से आ रही है जो अब इंटरनल है, यानी कि जो एक सिंगल सेल थी वो इन चारों को बना रही है। तो ये जो ग्रोथ 1 to 4 हुआ है, दिस इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि अब तो बाहर ही आएंगी ना, राइट, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक। अगर ये साइज में इंक्रीज हो रहा है तो इनसाइड से हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज है, दिस इंक्रीज इज एक्चुअली
इट इज़ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, इंट्रेंसिक ग्रोथ कह सकते हैं आप इसको, दिस फ्रॉम इंटरनल। तो लिविंग थिंग्स में इंट्रेंसिक ग्रोथ होते हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ पर इसका इस तरीके के जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था जिसमें सैंड्स ऊपर से डिपॉजिट हुए थे, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रोथ ईच का जो साइज इंक्रीज हुआ ये अंदर से इंक्रीज नहीं हुआ, ये ऊपर की तरह से, ठीक है, एक्सटर्नल डिपॉजिट इसके ऊपर हुए हैं। तो ये जो इंक्रीज इन साइज है ये फ्रॉम आउटसाइड है, ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग थिंग्स। सो अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि इंट्रेंसिक ग्रोथ, अगर ये कहा जाए कि इंट्रेंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, डेफिनेटली इंट्रेंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, बिकॉज इंट्रेंसिक ग्रोथ इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द नॉन लिविंग थिंग्स, बट जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, ठीक है। देन वी हैव जस्ट सीन दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इट इन लिविंग थिंग्स एंड ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स, देन ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोथ इन प्लांट्स और एनिमल्स की, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आल्सो इन प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्कस करते हैं एक बात। इसमें बस इतना याद रखना कि प्लांट्स ऑलवेज थ्रू देयर लाइफ स्पैन, अपने सारे लाइफ स्पैन में लगातार कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करते हैं, इनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। और एनिमल्स की बात करें तो हम एनिमल्स में जो है एक डेफिनेट लाइफ पीरियड है, ठीक है, दे हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, और एक अपने लाइफ स्पैन में एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही ये इनमें ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ इज लिमिटेड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन प्लांट्स द ग्रोथ इज अनलिमिटेड, ठीक है, क्लियर। तो प्लांट्स में आप कह सकते हैं ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड एनिमल्स में ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक एनिमल्स में ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि फेसेनेसेंस होने लगता है इनमें, बाकी सारी चीज़ें हैं, बट प्लांट्स में पूरे लाइफ स्पैन में लगातार ग्रोथ होती है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ प्लांट्स में देखी गई। प्लांट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, एनिमल्स की एक सर्टेन ड्यूरेशन होती है। इसको भी डिस्कस किया था बुक में, तो ठीक है, हम लोगों ने बात कर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, then we can define reproduction as listen word to word, biological process by which an organism gives rise to young ones of their own kind, right, this is a reproduction, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने तरीके का एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, न्यू बीइंग का बनाना, एक नई चीज़ का बनाना। तो ये क्या चीज़ है कि रिप्रोडक्शन क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है नॉन लिविंग थिंग्स की, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग्स में ही होता है। अब चूंकि हम लोग रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट अभी और डिस्कस करना है। रिप्रोडक्शन आप वी हैव ऑब्जर्व दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, क्लियर। वी हैव डिस्कस्ड वेल इन क्लास 10th स्टैंडर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। वैसे एक बात बता दें आपको, अगर हम आप लोगों से पूछे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा कि अगर आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि द गैमेट एनिमल्स दैट फॉर्म द गैमेट दे डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी हमेशा ऐसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेन देयर इज अ फिजन ऑफ गैमेट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फिजन होता है, सिनगैमी होती है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमेट फॉर्मेशन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो जो हनी बी होती है, ठीक है, हनी बी का जो एग होता है, ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है, और ये विदाउट मेल गैमेट से फर्टिलाइज किए बगैर ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल हनी बी, या इसको आप कह सकते हो मेल ड्रोन, ठीक है, ये हैप्लॉइड ही होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो आपका गैमेट होता है वो डेवलप हो जाता है एक यंग वन में। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मत कहिएगा कि गैमेट जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जरूरी होता है कि एक मेल और फीमेल गैमेट का फिजन होना चाहिए। तो फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, दिस मस्ट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग ये पहले तो इस बात पर डिस्कस कर लें कि जो रिप्रोडक्शन है, क्या ये रिप्रोडक्शन आप लिविंग थिंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप के होते हैं, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अभी हम चैप्टर के स्टार्टिंग पर है, हमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात करनी है। ये हमें क्लियर करना है यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन क्या एक लिविंग थिंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। पहले तो ये क्लियर कर लो कि रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद आप नॉन लिविंग पर जाओ, ठीक है। आप नॉन लिविंग पर तब जाओगे जब आप ये श्योर हो जाओ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन उसके बाद आप चेक कर लो कि नॉन लिविंग में होता है कि नहीं होता है। अगर नॉन लिविंग में नहीं होता तो ये श्योर हो जाएगा कि ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया लिविंग के लिए। तो पहले आप यही चेक कर लो। तो उसको चेक करने से पहले आपको हम यही चेक करते हो, आपको एग्जाम्पल बता दें।
ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको एग्जांपल बताएं, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल में एक्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं आए हो कि मैं आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताऊँ या ऐसे टर्म्स मैं यूज़ करूँ जिस टर्म को लगेगा बायोलॉजी काफ़ी कठिन और हैवी है। तो मैं आपके नॉलेज के हिसाब से, बिल्कुल आपके लेवल से होता हुआ चल रहा हूँ। जितनी जानकारी आपको है उसी जानकारी की मदद से ही मुझे आपको नई जानकारी देनी है, ठीक, ये चीज़ मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो मेल डंकी है, ठीक है, आपने दिया होगा एग्जाम्पल मेल डंकी, ठीक, और डंकी, और पहली बात तो डंकी बात कर लें, डंकी और हॉर्स ये दो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फीमेल हॉर्स की, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बता दें कि डंकी एंड हॉर्स आर टू डिफरेंट स्पीसीज़। स्पीसीज़ की हम लोगों ने बात की थी, क्लास 10th में डिस्कस किया था कि स्पीसीज़ क्या है, स्पीसीज़ को आप डिफाइन कैसे करेंगे। टू इंडिविजुअल्स, डेफिनेशन हम लोग क्या थे, टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी विच इंटरब्रीड टूगेदर टू फॉर्म अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ए और बी इंटरब्रीड करें, ठीक है, और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्पीसीज़। अब अगर ए और बी डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं तो पहली बात तो कि ये है कि इनका जाइगोट नहीं बनेगा, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन कर भी गए, रियली अगर मान लेते हैं कि कर भी गए, कर जाते हैं, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, राइट। तो अगर ए और बी रिप्रोडक्शन करने में कामयाब हो जाते हैं, उनका ऑफस्प्रिंग होता है, और अगर वो स्टेराइल हो गया तो श्योर है कि ए और बी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं। तो आपको बताऊं, डंकी और हॉर्स में फर्टिलाइजेशन जो है हो जाता है, कामयाब हो जाता है। फॉर इसे एक चीज़ बता दें आपको, पहले तो ये आप ये पूछेंगे कि सर डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे, क्योंकि आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट स्पीसीज़ के जो गैमेट्स होते हैं उनमें जो है कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो अगर नॉन स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ का अगर गैमेट है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसका अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रिजेक्शन वहीं से हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमेट है, या मान लेते हैं कि फीमेल ओवम है, जैसे ह्यूमन से बात करते हैं, ये फीमेल मान लेते हैं ओवम है, ठीक है, और ये एक मेल स्पर्म आना चाहिए यहाँ पर। अगर मेल गैमेट यहाँ किसी दूसरे स्पीसीज़ का आ जाता है तो इसका रिजेक्शन यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होती है जहाँ से ओवम क्या करता है, इस स्पर्म को रिजेक्ट कर देगा और इसको जो फर्टिलाइजेशन नहीं करने देगा। तो अगर डिफरेंट स्पीसीज़ का है तो रिजेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो भी जाता है कि अचंभे की बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर ऑफस्प्रिंग पैदा भी हो गया, तो अगर पैदा हो गया तो उसके स्टेराइल होने की संभावना 100% होती है। वही केस यहाँ पर। तो आपको ये भी बता दें कि डंकी हॉर्स में ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं लेकिन तब भी इन्हें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसका कारण ये है बिकॉज डंकी एंड हॉर्स आर रिसेंटली एवोल्यूटेड फ्रॉम अ सेम स्पीसीज़। डंकी और हॉर्स अभी जल्दी ही किसी एक कॉमन स्पीसीज़ ए से ओरिजिनेट हुए हैं, बी और सी आपका हो गया, मान लेते हैं डंकी, ये होगी हॉर्स स्पीसीज। ये भी जल्दी ही इवोल्यूशनरी पैटर्न अगर का देखें तो बहुत जल्द ही अभी ए से इवोल्यूट हुए हैं। तो जब एवोल्यूशन किसी दो नए ऑर्गेनिज्म का होता है किसी एक से, तो थोड़ा टाइम पीरियड के बाद जो है उनकी जो स्पीसीज़ वाली जो डिफरेंट स्पीसीज की सारी क्वालिटीज़ होती है वो अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इवोल्यूटेड है, इसलिए डंकी और हॉर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जो इनका प्रोजनी बनता है दैट इज़ कॉल्ड म्यूल, वो म्यूल होता है जिसको हम लोग खच्चर बोलते हैं। हाँ, आपको बता दें म्यूल एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है, स्टेराइल होता है, ठीक है। फटी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, स्टेराइल होते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अब भाई देखो एग्जांपल आपके सामने म्यूल का प्रकट है, ये गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर सकता है तो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। तो यार आप इसको कैसे कह दोगे कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। एक केस तो एग्जाम्पल यही हो गया। एग्जाम्पल आपको बता दें, जो आपकी हनी बी की कॉलोनी होती है उसमें 3 तरीके के हनी बी का लाइफ साइकिल आप जब पढ़ेंगे कभी भी, तो अभी वैसे जनरली बताता हूँ, जो हनी बी होता है इसमें 3 तरह के इनके टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका मेल ड्रोन, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड के बारे में हमने आपको शुरुआत में हैप्लॉइड के बारे में बताया भी था कि हैप्लॉइड क्या होते हैं, ठीक है। हैविंग एग्जैक्टली 1 सेट ऑफ जीनोम। कुछ याद करिए जो मैंने क्लास 10 में बताया था कि व्हाट इज़ गैमेट, ठीक है। कह सकते हैं कि एक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग एग्जैक्टली 1 सेट ऑफ जीनोम, ठीक है, जिसको हम लोग N और 2N की बात करते हैं, वही बता रहे हैं हम लोग। जो आपका जो मेल ड्रोन है ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एन जिसने मेरे लेक्चर को ध्यान दिया होगा उसको ध्यान आया, उसको अभी पता समझ में आ रहा होगा। मेल ड्रोन ये हैप्लॉइड होता है लेकिन फर्टाइल होता है, ठीक। एक इसमें फीमेल्स होती हैं और उन फीमेल्स में एक ही ऐसी फीमेल होती है जो फर्टाइल हो पाती है, दैट फीमेल इज़ कॉल्ड क्वीन। और बाकी जो फीमेल्स होती हैं ये सारी की सारी फीमेल्स स्टेराइल होती हैं, क्योंकि ऐसा आपको बता दूं कि जो क्वीन होती है ये रिप्रोडक्टिव हो जाती है और इनमें से जो एक पहले ही जो एक रिप्रोडक्टिव होती है उनमें से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बाकी हनी बीज को क्या करती है, स्टेराइल कर देती है। तो स्टेराइल जो हनी बीज होती है, स्टेराइल जो फीमेल्स होती हैं, यही इस काम करती हैं किसका, वर्कर्स का,
ठीक, यही काम करती हैं वर्कर्स का। तो ये यहाँ भी एग्जाम्पल आपके सामने प्रकट हुआ कि जो है ये भी स्ट्राइल है। तो ये बात तो यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि सारी लिविंग थिंग्स में अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस कर लें, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चूँकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है यूनिसेलुलर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एक अमीबा का एग्जांपल लें, अमीबा अगर बाइनरी फिजन करेगा और 2 ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है, तो मैं पहली बात आपको बता दूं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमेशा जो है इनकी इसमें रिप्रोडक्शन की एक प्रॉपर्टी लग जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या, सुनिए। ये अमीबा है, इसने बाइनरी फिजन किया, 2 नए अमीबा बनाए, डॉटर अमीबा आपका बन गया। अब अगर 2 डॉटर अमीबा बना तो एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से रिप्रोडक्शन भी हुआ, ठीक, क्योंकि इसने 2 नए प्रोजनी बनाए, 2 नए ऑफस्प्रिंग बनाए। तो ये आप क्या बोलते हैं, डॉटर पेरेंट बोलते हैं, इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो ये तो एक रिप्रोडक्शन भी हुआ, इट इज़ ऑल्सो अ रिप्रोडक्शन। और एक तरीके से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ वो भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी, इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये एक तरीके से अपना नंबर ऑफ सेल भी तो इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ। तो इसलिए आपकी लाइन में कही गई है, आपके एनसीईआरटी की लाइन में कही गई, ये एनसीईआरटी में कहा गया है, वैसे भी जान लीजिए कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर दी सेम थिंग्स। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही क्या होता है, इनमें सेम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्शन एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर दी सेम थिंग। ठीक है, जिसको सिनोनिम्स भी कहते हैं एक दूसरे के। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में सब चीज़ें हिट करेंगी। ठीक है, तो भाई रिप्रोडक्शन भी यहाँ से क्या हो गया, ये आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इट इज़ नॉट, क्योंकि ये सारे लिविंग थिंग पर अप्लाई नहीं हो पा रही है। ग्रोथ तो सब पे सारे लिविंग पर अप्लाई हो रही थी, लेकिन नॉन लिविंग पर भी अप्लाई हो रही थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रह गया। ये ऐसा नहीं कि ग्रोथ लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी नहीं है। आप ध्यान रखिएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन ये नॉन लिविंग्स में भी पाई जाती है, इसलिए रिजेक्ट हुआ था। रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, इसलिए रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब चूंकि मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो पहले आपको बता दें मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन में अंतर क्या है। देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस डेफिनेट सेल के अंदर होते हैं, एक लिविंग सेल के अंदर होते हैं, वही केमिकल रिएक्शंस आपके मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस तो होते हैं उन्हीं को बाद में मेटाबॉलिज्म कहा गया। ठीक है, होते तो केमिकल रिएक्शंस है, बट दे आर व्हेन दे आर परफॉर्म्ड इन द लिविंग सेल्स दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब चूंकि मेटाबॉलिज्म के पहले थोड़ा डिस्कस कर लें इसके बारे में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा गया है। इसका कारण है, देखिए, पहले तो मेटाबॉलिज्म के बारे में जो आप लोगों ने डिस्कस किया है, मैम ने भी नोट्स में दिया है, बुक में भी दिया हुआ है, वो आपने पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है आपका, मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 टाइप, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग सेल्स में होते हैं। कैटाबॉलिज्म मैंने समझाया था कि सीधी सी बात आप समझ लीजिए, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से, किसी डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, किसी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेज में, स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंसेज। दिस इज कैटाबॉलिज्म। सीधी सी बात आप रखिए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज, राइट, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वंस। ठीक है, और ये बेसिकली जो सिंपलर वंस हैं, ये एक्चुअली में इसके क्या हैं, ये इसके मोनोमर्स होते हैं। एक्चुअली में इस कॉम्प्लेक्स को मॉलिक्यूल को हम लोग मोस्टली पॉलीमर बोलते हैं, और ये आपका क्या होता है, मोनोमर। जनरली जो बायोलॉजिकल केस है उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे रेजिस्टिव एंजाइम का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था। हर केस में ऐसा नहीं होता कि अपने मोनोमर भी टूटे। जनरली का मतलब ये होता है कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स से आप सिंपलर सब्सटेंस में आते हो, जिसमें एक से कई सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये कैटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, सॉरी डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म में सिंपल सी जाती, जस्ट इसका रिवर्स। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपलर सब्सटेंसेस ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, रिएक्ट टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। जैसे कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल आप कह सकते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस एड्स टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बोथ टुगेदर आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड H2 सिंपलर सब्सटेंसेस, इनसे क्या बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया आपका फोटोसिंथेसिस, और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल आपका क्या हो गया, रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन जो होता है वो आपका एनाबॉलिज्म, मैं क्लास 10th में डिस्कस कर चुका हूँ इसको। एक चीज़ मैंने और डिस्कस की थी, शायद आप भूल रहे होंगे, शायद मैंने नहीं डिस्कस किया था। एक एम्फीबॉलिज्म होता है,
ठीक है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है, ये भी याद रखिएगा। एम्फीबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं बेटा ऐसी कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस या कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों हो रही हो, वो होती है आपकी एम्फीबॉलिक। जिसे आप आगे चलकर पढ़ोगे, जो क्रेब्स साइकिल होती है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ जो मेटाबॉलिज्म की डेफिनीशन आती है, उस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो आपका केमिकल रिएक्शन है, दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ लिविंग सेल, इन अ लिविंग बॉडी। ठीक है, तो यहाँ जो सेल नाम आया ना, वो चक्कर फंस गया इसमें। अब ये समस्या हुई कि अगर आप सिर्फ रिएक्शन की बात करेंगे सर, तो रिएक्शन तो आर्टिफिशियल भी होती है। ठीक है, आप लैब में भी बहुत सारे रिएक्शंस को करा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं जिनको आप लैब में भी करा सकते हैं, इन विट्रो कंडीशन में भी करा सकते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है लैब, और इन बॉडी का मतलब होता है इन विवो। तो इन विट्रो कंडीशन में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं और करते आए हैं। तो वो रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है उसको आप आर्टिफिशियली लैब में करा सकते हैं। दिस इज तो ये फिर क्या हुआ, एक तरह से केमिकल ये रिएक्शंस जो बॉडी में हो रही है वो बाहर भी हो रही हैं, तो आप ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती मेटाबॉलिज्म की। ठीक, लेकिन मेटाबॉलिज्म ये कहता है कि दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ सेल। अब बात आ गई सेल की। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म को यहाँ से कैंसिल किया गया। ठीक, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो डेफिनेट आप जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन अ आर्टिफिशियल मैनर, इन विट्रो कंडीशन में होती है, कह सकते हैं। तो लैब में अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो वो एक लिविंग प्रोसेस थोड़े है। ठीक है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को भी यहाँ से कैंसिल किया गया। अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको बता दूं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, एक्चुअली में यही दोनों जो आपके हैं, ये आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो डिस्कस करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधा सा हुआ, ठीक है, जो आपकी फंडामेंटल सेल है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे बॉडी है, तो उसके जो बॉडी है, अगर उस बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स है, दैट मस्ट बी अ सेल। वो सेल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो वो भी उसका एक ही यूनिट अगर है तो वो भी क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। अगर यूनिसेलुलर है तो भी एक सेल है, अगर मल्टी सेलुलर तो कई सारे सेल से बना हुआ है। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है, जैसे सेल की मदद से आप देखते होंगे, सेल के फॉर्मेशन, सेल के कम एक ही टाइप की सेल्स की के एक साथ आने से टिश्यू बनता है। टिश्यू के कई सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू को ऑर्गेनाइज होने से आप ऑर्गन सिस्टम पर जाते हैं, ऑर्गन लेवल पर, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, इस तरह से आप, तो बेसिकली आप शुरुआत तो सेल से करते हो ना। किसी भी लिविंग थिंग की आप फंडामेंटल यूनिट क्या डिफाइन करते हो, सेल। ठीक है, एक डेफिनेट जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर जो कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवेज चल रही हैं, मेटाबॉलिज्म चल रही है, एक कंप्लीट सेल आपकी लिविंग मानी जाती है, उसके पास अपनी एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकती है, राइट। तो ये जो यूनिट है, दैट यूनिट, ये चीज़ कभी भी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग, तो इस मामले में नॉन लिविंग फेल हो जाता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेलुलर नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। ये तो बिल्कुल एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग से। तो लिविंग थिंग की तो बिल्कुल आप कोई नॉन लिविंग थिंग अगर में प्रयास कर सकते हैं कि सेल्स से बना दें, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ तो आज भी डेवलप नहीं कर पाएंगे हम। तो ये तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो कॉन्शियस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो कॉन्शियसनेस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस इट्स इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है, ठीक है, एंड कैन रेस्पॉन्ड टू अनडिजायर्ड चेंजेस। अनडिजायर्ड चेंजेस को रेस्पॉन्ड करेगा। दैट अनडिजायर्ड चेंजेस एक्चुअली आर एक्चुअली स्टिमुलाई। ठीक, स्टिमुलस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। ठीक है, अनडिजायर्ड चेंजेस, स्टिमुलाई को हमेशा अनडिजायर्ड चेंजेस कहते हैं, क्योंकि जैसे अनडिजायर्ड क्या है, जैसे अगर आप नॉर्मली किसी जगह प्लेस्ड हैं, तो स्टिमुलस आपके लिए तभी होगा जब नॉर्मल कंडीशन में आप रह रहे हैं और उससे थोड़ा सा अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग, तभी आप रिस्पॉन्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हल्की हवा चल रही है आपके आसपास, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, लेकिन हवा अगर बंद हो जाती है, गर्म लगना शुरू होती है, तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो हवा का रुकना भी आपके लिए स्टिमुलस हो गया, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं ना। स्टिमुलस तभी होगा जब वो आपके लिए अनडिजायरेबल होगा। तो अनडिजायरेबल चेंजेस इन्वायरमेंट में अगर होते हैं और आप रेस्पॉन्ड करते हो, राइट, इफ यू हैव द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड द अनडिजायरेबल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, राइट, then you are conscious, you are considered to be the conscious, you are aware of your environment. Therefore consciousness is the defining property of the living things, because non living things
सम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स में से 100% लिविंग थिंग्स हैव नॉट द एबिलिटी टू सेंस इट्स इन्वायरमेंट, एंड इफ दे हैव द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट देन सर्टेनली दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। वो चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं हुई कि वो चेंजेस को रिस्पॉन्ड ना करें, तो जनरली लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस और चेंजेस अकरिंग आउटसाइड देयर बॉडीज, राइट। तो कॉन्शियसनेस इज द ओनली एंड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ऐसे एक लाइन आपके में कही गई है ह्यूमंस की, ह्यूमंस आर सेल्फ अवेयर ऑल्सो। आप इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हो, सेल्फ के लिए अवेयर हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ प्राइड, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो, ठीक, तो उसमें जो सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ह्यूमंस को ही कहा गया कि ह्यूमंस आर ओनली सेल्फ अवेयर, बिकॉज कुछ सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, वैल्यू, इमोशंस, ठीक है, प्राइड, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर जनरली फाउंड इन द ह्यूमंस। तो ह्यूमंस इसीलिए कहा गया है कि द डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, राइट। देन वी हैव क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। और क्योंकि आपका ये पहला टॉपिक था, इसलिए मैंने कोशिश की आपको कि जनरल जो आप अभी अभी आए हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को आप नहीं जानते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने आपको जनरली बता दिया। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द डाइवर्सिटी एंड द टैक्सोनॉमी, जो भी आगे है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरली। अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट है, ठीक है, देन आप पर्सन जो है ग्रुप में मैसेज करिए, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ओके। तो यहाँ एक बात बता दें कि दीज थ्री आप क्लियर हो गए कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन सेलुलर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ तो हमारी दो ही बनी थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।